प्यारा दोस्त रूप सिंह राणा। आज हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले, जब भारत की स्थिति और विस्तार को शुरू करने से पहले, इस अध्याय को शुरू करने से पहले इस पंक्ति के बारे में हम देखते हैं। तो देखिएगा, गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती से सीख ना लेना बुरी बात है। बहुत अच्छी लाइन कही है और ये लाइन उन छात्र छात्राओं के लिए है। ये लाइन उन छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने क्या किया कि सोचा कोविड-19 आ गया और अब तो कोचिंग संस्थाएं पूरी तरह से पोस्टपोन्ड हो गई है। तो जैसे ही कोचिंग संस्थान पोस्टपोन्ड हो गई तो उन्होंने क्या किया कि कुछ छात्र छात्राओं ने अपनी जो पढ़ाई है उसको ही पोस्टपोन्ड कर दिया और सोच लिया कि एग्ज़ाम नहीं होगा। क्या सोच लिया कि एग्ज़ाम नहीं होगा, और इस कारण से उनको लॉस है, लॉस हो रहा है ना। तो उनको लॉस हो रहा है, ये बात कह रहे हैं कि आज वो चीज़ नहीं दिखती, आज वो चीज़ नहीं दिखती। जब एग्ज़ाम एकदम पास में आ जाएगा तब वो दौड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि राजस्थान पुलिस की डेट डाल दी जाए, बोल दिया जाए कि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम अगले सप्ताह के अंदर ही होगा, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। क्या करें? क्योंकि हमने पढ़ाई को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है। हम पढ़ाई से काफ़ी दूर चले जा चुके हैं अभी इन 4-5 महीनों में। तो प्यारे दोस्तों, गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती तो हर इंसान करता है, लेकिन जो गलती करने से सीख ना लेना बुरी बात है। हम बार बार गलती करते आ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी बढ़िया एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते, केवल एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते, तो आज ने हम कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे वो है न लग पाए, लेकिन फिर भी तो गलती करना, गलती से सीख ना लेना। अगर अब भी आप गलती कर रहे हो और सीख नहीं ले पा रहे हो तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, हम कंटिन्यू तैयारी करते रहेंगे, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा। इस अध्याय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार ध्यान लगा के, मन लगा के पूरे वीडियो को देखना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना, और बेल आइकन बटन को भी दबाना है, ताकि जैसे ही मैं भारत के स्थिति और विस्तार से संबंधित, भारत की ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी वीडियोज़ यूट्यूब पे डालूं, मेरा यूट्यूब चैनल है रूप सिंह राणा के नाम से, तो इस यूट्यूब चैनल रूप सिंह राणा के नाम से आप देखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को दबाइएगा। तो आज हम पढ़ते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। तो प्यारे दोस्तों, भारत की और स्थिति और विस्तार के बारे में, उससे पहले एक मैं छोटी सी सामान्य जानकारी देता हूं आपको, सामान्य परिचय। और वो सामान्य परिचय किसका है? वह भारत का सामान्य परिचय है, कि भारत का सामान्य परिचय। हम बात करते हैं कि भारत का भारत नाम कैसे पड़ा, भारत का हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, भारत को इंडिया कैसे कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन अपने माइंड में आ जाते हैं कि भारत को भारत कैसे कहा जाता है, यार किसके कारण भारत को भारत कहा जाता है। ठीक है ना, कई बार ये भी पूछा जा सकता है भारत का हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। ठीक है ना, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का इंडिया नाम कैसे पड़ा। आओ हम जानकारी करते हैं कि भारत का भारत, इंडिया और हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। ठीक है, पहले हम भारत का एक छोटा सा मानचित्र बनाते हैं। ये हमने भारत का एक छोटा सा मानचित्र बनाया है। प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ एक स्थान बनाता हूँ। इस स्थान का मैंने नाम रख दिया मानसरोवर। स्थान का नाम मैंने लिख दिया मानसरोवर। ये मानसरोवर झील है, इस स्थान का नाम है मानसरोवर झील, और ये झील तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में। ठीक है, तो ये मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है और ये नदी इस तरह से बहती हुई यहाँ, इसी तरह से बहती हुई अपने भारत के इस हिस्से को दो भागों में विभाजित करती हुई इधर से घूमती हुई और अपना जल अरब सागर में डालती है। ठीक है ना।
कहाँ से आती है? मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। अब इस नदी का नाम था सिंधु नदी। नदी का क्या नाम था? सिंधु नदी था। ठीक है। अब सिंधु नदी के किनारे रहने वाले, क्या हुआ, हम उसके बारे में बात करेंगे कि भारत का नाम कैसा पड़ा। तो वैदिक आर्य इस सिंधु नदी के किनारे रहते थे। इस सिंधु नदी के किनारे रहते थे। तो वैदिक आर्य इस सिंधु नदी के किनारे रहते थे। तो इन वैदिक आर्यों का एक राजा था और उस राजा का नाम था भरत। ठीक है ना। इस भरत के कारण अपने देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। ठीक है ना। कहा जाता था इस भरत के द्वारा कि इस देश को भारतवर्ष कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग, ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग, तो वैदिक आर्यों ने कहा था। अब इसके बाद में होता क्या है कि इसके बाद में ईरानियों के द्वारा, यानी ईरानियों के द्वारा इस सिंधु नदी को, इस सिंधु नदी को हिंदू कहा जाता था, यानी हिंदू नदी कहा जाता था, और यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता था। ठीक है, कि सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा जाता था और यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता था, यानी हिंदू नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता था। इस प्रकार इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। इस प्रकार भारत का नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान पड़ा। उसके बाद ये ईरानी थे, उसके बाद यूनानी आए और यूनानियों ने यहाँ इस सिंधु नदी के किनारे वो आए, और सिंधु नदी के किनारे आने के बाद वो इस सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस नदी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? इंडस। ठीक है ना, इंडस नदी के नाम से जानते थे। और इस कारण भारत का नाम इंडिया रखा गया। इस कारण वो भारत का नाम इंडिया, उन्होंने भारत को इंडिया कहा। तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया है कि भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भारत की कुछ सामान्य जानकारी थी। अगर वैसे बात करूं तो जो भारत है, वैसे अगर मैं बात करूं तो भारत है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। यानी विश्व के मानचित्र में अगर हम बात करते हैं भारत की, तो विश्व के मानचित्र में भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर हम बात करते हैं, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, यानी भारत एशिया महाद्वीप के भारत किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है ना। और अगर बात करते हैं तो भारत की जो स्थिति है उसमें अगर हम बात करते हैं विश्व के संदर्भ में, अगर भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो प्यारे दोस्तों, ये बात अपने को ध्यान में रखना, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में, उत्तरी पूर्वी देशांतर में, यानी उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर में स्थित है उत्तरी अक्षांश, पूर्वी और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कौन है? अपना प्यारा भारत है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो अब चलो हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार। दोस्तों, हम पहले स्थिति को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत की स्थिति पढ़ेंगे। ठीक है ना। भारत का हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया। स्थिति और विस्तार में हम क्या पढ़ेंगे? अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। अब देखो, भारत का कितनी डिग्री अक्षांश से कितनी डिग्री अक्षांश तक भारत स्थित है, कितनी डिग्री देशांतर से कितनी डिग्री देशांतर तक भारत स्थित है। तो बात करते हैं पहले अक्षांश की। ठीक है ना। देखो, मैं आपको यहाँ एक मैप बना के दिखाता हूँ।
छोटा ही मैप बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि पूरा मैप बनाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए छोटा मैप बना रहा हूँ। ठीक है, हमने ये भारत बना लिया। ठीक है, अब हम इस भारत के बारे में बात करते हैं। देखो, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है ना, अक्षांशीय विस्तार इस प्रकार है। भारत को जो अक्षांशीय विस्तार है वो इस प्रकार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। समझ में आया दोस्तों? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है, अब ये क्या है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है ना? ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से, क्यों कि अगर हम भारत के स्थल में और दक्षिण बिंदु तक बात करें, स्थल में दक्षिण बिंदु तक बात करें, तब भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब देखो, यहाँ लास्ट बिंदु है, एक ये बिंदु है। ठीक है ना? इस बिंदु का नाम है इंद्राकोल। क्या नाम है? इंद्राकोल। अगर हम इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु का नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अगर इंद्राकोल की मैं बात करूं तो इंद्राकोल पहले जम्मू और कश्मीर में आता था। किस में आता था? जम्मू और कश्मीर में आता था, लेकिन वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था। इस जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। कब बदला गया? 31 अक्टूबर 2019 को भारत का 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी 2020 को वापस फिर भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। तो मैं केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाऊंगा, उस समय मैं बात करूंगा, संक्षिप्त रूप से तब बताऊंगा कि वो केंद्र शासित प्रदेश कौन थे, कौन कौन से थे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य था, इसमें से धारा 370 को भी हटा दिया गया था, और उसके बाद यहाँ इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो वर्तमान की अगर हम स्थिति पूछें, जो इंद्राकोल है, अगर पूछ लिया जाए कि इंद्राकोल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो लद्दाख में आएगा। अब जो लद्दाख की जो वर्तमान स्थिति है, मैं वो आगे आपको एक मैप में बताऊंगा कि लद्दाख की स्थिति क्या है। चलो ठीक है, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ कि लद्दाख की वो वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है ना? नए आंकड़े आए हैं, उस नए आंकड़े के अनुसार लद्दाख की वर्तमान स्थिति क्या है। प्यारे दोस्तों, इस बात को एक बार यहीं रुको, हम देखते हैं। मैं भारत की एक और मैप बनाता हूँ। मैंने एक ये मैप बनाया। ठीक है,
मैंने ये मैप बना दिया, ठीक है। तो तब 370 धारा थी, उससे पहले की बात है, भारत का नक्शा ऐसा था, ठीक है। इस लाइन को क्या कहा जाता था? LOC कहा जाता था। इस क्षेत्र, इस संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? POK कहा जाता था। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्षेत्र चीन के अधीन था। ये अगर इसकी बात करूं तो इस क्षेत्र पर भी चीन का अधिकार था, इस क्षेत्र पर भी चीन का अधिकार था, ठीक है ना। इसको POK बोला जाता था, तो इसको भी कुछ बोला जाता था एक्साइन चीन, यानी एक्साइन चीन बोला जाता था। इस क्षेत्र का नाम था एक्साइन चीन। बात कब की है? 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उस समय इस युद्ध के अंदर चीन ने भारत के इस क्षेत्र को हड़प लिया था। इसी प्रकार जब भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद हुआ था, उसके बाद चीन और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ था 1963 के अंदर। उस समझौते के अंदर ये क्षेत्र भारत का है और POK क्षेत्र में था, चीन पाक अधिकृत क्षेत्र में था। इसलिए पाकिस्तान ने चीन को समझौते में चीन को दे दिया, तो इस क्षेत्र पर चीन का अधिकार था। लेकिन वर्तमान में इस स्थिति को छोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ क्या है? कारगिल है, और यहाँ क्या है? सियाचिन है। यहाँ सियाचिन है, यहाँ कारगिल है और यहाँ सियाचिन है, ठीक है। और इस क्षेत्र में यहाँ था, कौन था? इंदिरा कोलवाड़ा पॉइंट, इंदिरा कोलवाड़ा पॉइंट यहाँ था। तो ये स्थिति कब की थी? ये स्थिति तब की थी जब धारा 370 से पहले की बात है, ठीक है ना। हम माने तो 2019 के फर्स्ट टाइम की थी, लेकिन 2019 के अंत तक इस स्थिति को निपटा दिया गया। अब भारत की स्थिति क्या बनती है? अब देखो, अब ये स्थिति बनती है। ये तो रह गया जम्मू कश्मीर और ये पूरा रह गया लद्दाख, ठीक है ना। लद्दाख रह गया, यहाँ सियाचिन आ गया, सॉरी यहाँ कारगिल आ गया, यहाँ सियाचिन आ गया। ये लेह है, ठीक है ना, ये लेह है और ये लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख के अंदर 2 ही जिले हैं, ठीक है। तो यहाँ ले आ गया, क्योंकि इस क्षेत्र पे जो POK क्षेत्र था, LOC क्षेत्र था, इसको कंप्लीट रूप से भारत को दे दिया गया है। ये जम्मू एंड कश्मीर बन गया है, ये क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। और ये संपूर्ण क्षेत्र था इधर वाला और इधर वाला, ये संपूर्ण क्षेत्र अब वर्तमान में भारत के कब्जे में। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था, तो ध्यान रखना है इस बात का कि ये स्थिति है भारत की वर्तमान के अंदर। अब हम बात करते हैं, यहाँ फिर से चलते हैं, ठीक है ना। तो भारत के स्थल बिंदु दक्षिण तक के 8 डिग्री 4 मिनट है। हम अगर बात करें, क्योंकि भारत के अंदर यहाँ ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर भारत का जो अंतिम बिंदु है, भारत का जो अंतिम छोर है, यानी भारत का जो अंतिम छोर है, अगर हम इसको कहें सुदूर दक्षिणतम बिंदु, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार या महान निकोबार के दक्षिण में स्थित है, महान निकोबार के दक्षिण में स्थित है। क्योंकि अंडमान निकोबार भारत का एक द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्योंकि यहाँ इस स्थान पे हम गए हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा स्थान है अंडमान निकोबार। जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, तो जाके देख के आना, जाकर देखना ज़रूर कि अंडमान निकोबार के अंदर है क्या। बहुत अच्छा सुनहरा वातावरण है वहाँ का, बहुत ही अच्छा मौसम है, देखने को हर चीज़ मिलती है वहाँ, ठीक है ना। तो मैं भी रह के आया था 10-15 दिन वहाँ, अच्छा मुझे महसूस हुआ। तो हम बात करते हैं कि ये जो 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, ये अंतिम बिंदु है। ये बिंदु जलमग्न हो गया कब? 2004 के अंदर सुनामी आई थी, उस सुनामी के अंदर जलमग्न हो गया था, ठीक है। यहाँ राजीव गांधी गए हुए थे
राजीव गांधी भी गए थे। हम अब बात करते हैं कि जो इंदिरा पॉइंट है इसको पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पाइसन के नाम से भी जाना जाता है, पार्सन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया। अगर हम इससे बात करते हैं कि जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, इससे भूमध्य रेखा कितनी दूर रह गई, तो भूमध्य रेखा 876 किलोमीटर दूर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि उत्तरी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उससे भूमध्य रेखा कितनी रह गई, क्योंकि ये 6 डिग्री है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अपने को क्या चाहिए? 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्या है? 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री रेखा है। तो इससे कितनी दूरी है? तो इसके मध्य जो दूरी है वो 826 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो ये हो गई अक्षांशीय स्थिति, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया कि भारत का जो उत्तरी छोर है, भारत का उत्तरी छोर है, उसको इंदिरा कोल कहा जाता है, जो वर्तमान में लद्दाख के अंदर आता है, ठीक है। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है, और भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पाइसन द्वीप, पाइसन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं देशांतर की। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर में देखो, यहाँ इस क्षेत्र में ये है गुजरात का कच्छ, ठीक है। राज्य कौन सा है? गुजरात। और गुजरात का क्या है? कच्छ जिला है। और इस कच्छ जिले के अंदर एक स्थान है, देखो कई बुकों में गुहार मोथा बोला भी जाता है, कुछ स्थानों पे सर क्रिक भी बोला जाता है, और इस सर क्रिक को हर क्रिक भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ इफेक्ट है यहाँ, सर क्रिक हर क्रिक। ये राजस्थान पुलिस के अंदर तो ये चीज़ पूछी गई थी कि सर क्रिक क्या है, तो सर क्रिक जो अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, रेड क्लिफ, इनके सारे जो दलदली भूमि है उसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब कहाँ कहा जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर जो गुजरात और राजस्थान की जो सीमा बनाती है, उस स्थान के अंदर वहाँ दलदली भूमि है, दलदला क्षेत्र है, उसको सर क्रिक या हर क्रिक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहाँ से? गुजरात के कच्छ जिले के गुआरमोथा या सरक्रिक या हरक्रिक से लेकर, यानी पूर्वी देशांतर की बात कर रहा हूँ मैं, देशांतर पढ़ रहे हैं हम, तो पूर्वी देशांतर से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया, ठीक है। ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया। अब देखो, अक्षांश और देशांतर से एक तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा गुजरती है, और देशांतर से अगर मैं बात करूं तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर दोनों गुजरती हैं। ये दोनों कहाँ मिलती हैं वो भी हम बात करेंगे, और उसके बाद में ये दोनों कहाँ मिलती हैं हम वो भी बात करेंगे। तो आओ हम इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। अब देखो, फिर से मैं भारत का एक बार फिर से नक्शा बना रहा हूँ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो मैंने बता दिया 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ क्या था 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट।
ये गुजरात है, ये कौन सा है, ये गुजरात है, और ये कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। हम अब बात करते हैं कि यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इस तरह से आती है वो, ये थोड़ा सा ऐसे है, इस तरह से गुजरती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। और क्वेश्चन पीछे आया था कि ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा कहते हैं, यह भारत को दो भागों में विभाजित करती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब 82.5 डिग्री अगर हम भारत के नक्शे की बात करते हैं तो ये काफी बड़ा बन गया। बड़ा नक्शा बन गया जिस कारण से ये थोड़ी मिस्टेक आ गई, सॉरी। ठीक है, अब देखो ऐसे गुजरती है, ठीक है ना, ऐसे गुजरती है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। प्यारे दोस्तों, मैं जब आपको अक्षांश और देशांतर बताऊंगा तब आपको मैं समय रेखा के बारे में बताऊंगा कि 0 डिग्री है, ठीक है ना, वहाँ से समय लिया गया था। तो ये जो भारत का समय है 82.5 डिग्री यानी देशांतर है, समय को दर्शाता है और दूरी को दर्शाता है। ठीक है ना, क्या दर्शाता है, समय को दर्शाता है और दूरी को नहीं, समय को दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। तो ये बात है देशांतर के मध्य। तो मैं तब आपको अक्षांश और देशांतर का अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको सारी चीज़ बता दूंगा कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कितनी दूरी पे, कितनी डिग्री पे कितना कोण बनता है, 4 डिग्री पे क्या बनता है, 1 डिग्री से क्या बनता है, 1 डिग्री बाद में कितना मिनट का टाइम लगता है। ये